जब हम लोग जाति की बात करते हैं तो हिस्सेदारी की बात करते हैं। जाति अपने आप में कोई हवाई चीज़ नहीं है। जब 2 दिन पहले भी एक पिछड़े आदमी की चुटिया उखाड़ दी गई कि आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रह्मा से कनेक्शन है वो आपका नहीं हो सकता। तो ये किताब जो है जो लक्ष्मण ने लिखी है वो दरअसल संविधान के उसूलों को बचाने की लड़ाई का एक हिस्सा है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ और ये बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा है जिसके मूल में मनुष्यता है। तो लक्ष्मण को इस बात के लिए खास तौर पर साधुवाद देना बनता है कि उसने बेशक दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाने के बाद ही लेकिन तफसील से बैठकर इत्मीनान से इस बात पर सोचना शुरू किया कि वो सबसे बुनियादी वजह जिसके कारण भारत के समाज में सबसे ज़्यादा शोषण है, सबसे ज़्यादा गैर बराबरी है, सबसे ज़्यादा अमानुषता है, वो जाति है और उस पर हमको बात करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप जाति की बात करते हैं वैसे ही फिर सबसे जो बुनियादी सवाल उठता है वो ये उठता है कि कौन कितना है, किसका हिस्सा कौन खा रहा है। क्योंकि एक मिथ फैलाया गया है पिछले बहुत सारे वर्षों में और ये मिथ उस संख्या के आधार पर जिसमें ये कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग का हिस्सा ये 2-3 तबके के लोग खा जा रहे हैं, जिसमें ये फैलाया जाता है कि क्रीमी लेयर की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें यह फैलाया जाता है कि दलितों के इस तबके का हिस्सा ये 3 जातियाँ खा जाती हैं। यही आदिवासियों के साथ है। लेकिन जब बिहार में तफसील से जातीय सर्वे हुआ, जो इस देश का आज़ादी के बाद पहला विस्तृत जातीय सर्वे है, जब उसका डेटा सामने आया तब लोगों को पता चला कि ये सब फर्जीवाड़ा है। तो बिहार देश के सबसे बड़े वकील लड़ रहे हैं कि कुत्तों का अधिकार कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो एक जज साहब ने कहा कि हमने आज तक 14 साल के करियर में इंसानों के अधिकार पर इतनी लंबी और इतनी तफसील से बहस नहीं सुनी थी। सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर है, मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर यह बात आ गई है कि इंसानों के हक से ज़्यादा कुत्तों के हक की बात इस देश की सबसे ऊंची अदालत में इस देश के सबसे ऊंचे वकील इस देश के सबसे ऊंचे जजों के सामने कर रहे हैं, तो हम लोग तो सबसे नीचे धंसे हुए, धरती से नीचे धंसे हुए लोगों की बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश तो केवल इतनी है कि वो धरती से ऊपर तो नजर आए। लक्ष्मण को इस बात के लिए बधाई कि उसने सोचा और ये सोचने की गुस्ताखी की कि जाति की बात तो करनी पड़ेगी। और जब हम लोग जाति की बात करते हैं तो हिस्सेदारी की बात करते हैं। जाति अपने आप में कोई हवाई चीज़ नहीं है। जब 2 दिन पहले भी एक पिछड़े आदमी की चुटिया उखाड़ दी गई कि आप नहीं रख सकते हैं क्योंकि हमारा जो ब्रह्मा से कनेक्शन है वो आपका नहीं हो सकता। तो ऐसे अंतरिक्ष विज्ञान के दौर में कम से कम हम लोग ज़मीन की बात तो कर ही सकते हैं। यहाँ मुझे एक घटना याद आती है। 2010 में मैं अमेरिका गया था। वहाँ वाशिंगटन में एक म्यूज़ियम है, स्मिथसोनियन म्यूज़ियम। वो वाशिंगटन का इकलौता म्यूज़ियम है जो मुफ्त में देख सकते हैं और वो इतना बड़ा म्यूज़ियम है कि अगर उसको ठीक से देखा जाए तो 15 दिन लगेंगे। तो वहाँ एक दड़बे के पास मेरी निगाह गई और वह सूअर का एक बाड़ा था और उसके पास ही एक छोटा सा घर था जो उस दड़बे से छोटा था और वहाँ पर लिखा हुआ था कि अमेरिकी इतिहास इस बात को स्वीकार करता है कि हमारे यहाँ कालों के घर सूअरों के घर से छोटे हुआ करते थे। हम इसके लिए शर्मिंदा महसूस करते हैं और इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। तो अमेरिका ने, जहाँ हम मानते हैं कि वेस्टर्न सोसाइटी में कोई जाति व्यवस्था नहीं होती होगी, उन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया कि हमारे यहाँ कास्ट है, जिसको हम लोग रेस के नाम से जानते हैं। वो दरअसल एक कास्ट थ्योरी वहाँ पूरी है।
इजाबेला विल्कर्सन ने उस पर पूरी किताब लिखी। तो वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट किया और तब जाकर हम वहाँ से आगे बढ़े। अमेरिका के लोगों ने कहा कि नहीं, हमको न्याय की बात करनी पड़ेगी, और उसके बाद पूरा एक आंदोलन खड़ा होता है। अभी हम वहाँ खड़े हैं जहाँ इस देश के लोग इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि जाति एग्जिस्ट कर रही है और उससे ज़्यादा जाति के आधार पर शोषण एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब तक कि हम ये स्वीकार नहीं करेंगे कि जाति है और जाति के आधार पर शोषण है, तब तक हम लोग शायद अनकॉन्शियस माइंड में संविधान को एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। तो ये किताब जो है, जो लक्ष्मण ने लिखी है, वो दरअसल संविधान के उसूलों को बचाने की लड़ाई का एक हिस्सा है। मैं इसको इस तरीके से देखता हूँ, और ये बहुत बड़ी लड़ाई का हिस्सा है जिसके मूल में मनुष्यता है। तो लक्ष्मण को इस बात के लिए खास तौर पर साधुवाद देना बनता है कि उसने बेशक दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाल दिए जाने के बाद ही, लेकिन तफसील से बैठकर इत्मीनान से इस बात पर सोचना शुरू किया कि वो सबसे बुनियादी वजह जिसके कारण भारत के समाज में सबसे ज़्यादा शोषण है, सबसे ज़्यादा गैर बराबरी है, सबसे ज़्यादा अमानुषता है, वो जाति है, और उस पर हमको बात करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आप जाति की बात करते हैं, वैसे ही फिर सबसे जो बुनियादी सवाल उठता है वो ये उठता है कि कौन कितना है, किसका हिस्सा कौन खा रहा है। क्योंकि एक मिथ फैलाया गया है पिछले बहुत सारे वर्षों में, और ये मिथ उस संख्या के आधार पर जिसमें यह कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग का हिस्सा ये 2-3 तबके के लोग खा जा रहे हैं, जिसमें यह फैलाया जाता है कि क्रीमी लेयर की वजह से बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें यह फैलाया जाता है कि दलितों के इस तबके का हिस्सा ये 3 जातियाँ खा जाती हैं। यही आदिवासियों के साथ है। लेकिन जब बिहार में तफसील से जातीय सर्वे हुआ, जो इस देश का आज़ादी के बाद पहला विस्तृत जातीय सर्वे है, जब उसका डेटा सामने आया, तब लोगों को पता चला कि ये सब फर्जीवाड़ा है। तो बिहार जो एक बहुत छोटा हिस्सा है इस देश का, अगर उसके सर्वे से इतनी सारी बातें निकलकर आ सकती हैं। मणिपुर में मैतेई और कुकी का जो झगड़ा चल रहा है, क्या वो जातीय संघर्ष नहीं है? जिस तरीके से असम में मियाँ तबके के खिलाफ लड़ाई चल रही है, बांग्लादेशी के नाम पर लड़ाई चल रही है, पश्चिम बंगाल में एक लड़ाई चल रही है मथुआ समुदाय के नाम पर, ये कैसे पता चलेगा कि किसकी लड़ाई कितनी ज़रूरी है और किसकी लड़ाई प्राथमिकता में आनी चाहिए? तो ये किताब उसकी पहल करती है ये समझने की कि मोर्चे की तैयारी कैसे होनी चाहिए। तो ये किताब मेरे ख्याल में न केवल छात्रों को पढ़नी चाहिए, न केवल सामाजिक न्याय के लोगों को पढ़नी चाहिए, बल्कि जो लोग पॉलिसी फ्रेमवर्क बनाते हैं, जो लोग नीति निर्माण करते हैं, उनको ख़ास तौर पर इन किताबों पर और इस किताब पर गौर करना चाहिए कि कैसे सोच रहे हैं इस देश के वो लोग जिनको लगता है कि उनकी आवाज़ पहुंचती ही नहीं है। मैं तो मीडिया का स्टूडेंट हूँ, बहुत साल मैंने टेलीविज़न में काम किया, और एक आध को छोड़कर देश का कोई ऐसा बड़ा हिंदी का टेलीविज़न चैनल नहीं है जहाँ मैंने काम ना किया हो। और वहाँ मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि टेलीविज़न के जो चैनल हैं वो जातीय गिरोह हैं, वो गिरोह की तरह काम करते हैं, वो न्यूज़ मीडियम की तरह काम ही नहीं करते। तो अब ये समझ में तो आए कि अगर हिस्सेदारी की बात होगी, और जब हिस्सेदारी की बात होगी तो समझदारी की बात होगी। बिना आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि बिना हिस्सेदारी की बात किए आप समझदारी की बात कर लें, तो ये होने वाला नहीं है। तो ये जाति जनगणना नाम की जो किताब है, इसमें वो बारीकियां तो हैं ही जिनसे हमको ये समझ बनाने में मदद मिलती है कि पेंच कहाँ है, वो मिथ, वो भ्रम क्या फैलाए गए हैं। अली अनवर साहब ने लिखी थी किताब पसमानदा महाज पर, और उसको जाति से जोड़ते हुए, वो अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। और उसके बाद ये जाति जनगणना जो एक विस्तृत फलक पर बात करती है,
तो कम से कम जो अच्छी बात है वो ये है कि खुलकर बात हो रही है। लेकिन इससे पहले तो हम लोग यही समझते थे कि जाति जनगणना का मतलब कुछ जातीय समारोह और जातीय सम्मेलन होते हैं, और उसके आधार पर हम मान लेते थे कि ऐसे ऐसे गिनती हो जाती थी, सम्मेलन में लोग गिनती कर लेते थे और जो जितना बता देता था उतनी गिनती हो जाती थी। बिहार में जब जातीय सर्वे हुआ तो पता चला कि किसकी वास्तविक कितनी तादाद है, और इससे आप देखिए कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा। उसका पॉलिटिकल कल्मिनेशन बहुत भयानक ढंग से हुआ। उत्तर प्रदेश में जिस दिन हो जाएगा, मध्य प्रदेश में जिस दिन हो जाएगा, राजस्थान में जिस दिन हो जाएगा, उस दिन समझिए कि लाल कालीन के नीचे से जो बजबजाहट निकलेगी उसका सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं कि नहीं, मेरी चिंता ये भी है। तो लक्ष्मण ने बहुत हिम्मत करके, बहुत साफगोई के साथ, बहुत समझदारी के साथ और एक इंटेलेक्चुअल डेटा इनपुट के साथ एक मुकम्मल किताब लिखी है। इस किताब को पढ़ा जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए और इस पर बहस की जानी चाहिए। गांव में, चौराहों पर, लोगों के बीच, आम जनों के बीच जो एक सबसे बड़ा भ्रम है जाति जनगणना की जब हम लोग बात करते हैं, वो उसमें ये कहा जाता है कि जाति जनगणना की बात करने वाले लोग दरअसल कुछ जातियों के विरोधी हैं। ये निहायत बकवास बात है। इससे झूठी, इससे फर्जी, इससे मनगढ़ंत बात कोई हो नहीं सकती। हम केवल इतना कह रहे हैं कि अगर सचमुच में हम लोग मानवता के पक्ष में खड़े हैं, हम लोग बराबरी के पक्ष में खड़े हैं, हम लोग न्याय के पक्ष में खड़े हैं, हम लोग संविधान की व्यवस्था के पक्ष में खड़े हैं, तो उसकी सबसे बड़ी ज़रूरत है कि गिनती करो। इस देश में अगर गाय की गिनती हो सकती है, भेड़ों की गिनती हो सकती है। अभी 2 साल पहले पता चला कि हाथियों की संख्या कम हो गई है, उसको लेकर बहुत बवाल मचा। चीतों की संख्या की जब गिनती हुई तो पता चला नामीबिया से चीते मंगाए गए बढ़ाने के लिए। तो हमारी चिंता ये है कि किस जानवर की संख्या कम हो जा रही है और कैसे उसको बढ़ाया जाना चाहिए, और उसके अधिकार पर बात हो रही है। आपने सुना होगा बहुत समय से सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों के अधिकार पर बड़ी लंबी चर्चा हो रही है। देश के सबसे बड़े वकील लड़ रहे हैं कि कुत्तों का अधिकार कितना होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए। तो एक जज साहब ने कहा कि हमने आज तक 14 साल के करियर में इंसानों के अधिकार पर इतनी लंबी और इतनी तफसील से बहस नहीं सुनी। ये सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर है, मैं अपनी मनगढ़ंत बात नहीं कर रहा हूँ। तो अगर सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर यह बात आ गई है कि इंसानों के हक से ज़्यादा कुत्तों के हक की बात इस देश की सबसे ऊंची अदालत में, इस देश के सबसे ऊंचे वकील, इस देश के सबसे ऊंचे जजों के सामने कर रहे हैं, तो हम लोग तो सबसे नीचे धंसे हुए, धरती से नीचे धंसे हुए लोगों की बात कर रहे हैं। हमारी कोशिश तो केवल इतनी है कि वो धरती से ऊपर तो नजर आए, उनके अस्तित्व को हम लोग गिने तो सही, हम लोग ये माने तो सही कि वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और तब हम लोग तय करेंगे कि वो किस हालत में है, कैसे हैं, और उनके लिए क्या किए जाने की ज़रूरत है और उसकी तरतीब क्या बननी चाहिए। तो एक बार फिर से लक्ष्मण को बहुत बहुत बधाई इस हिम्मत के लिए, इस साफगोई के लिए, इस समझ के लिए। आशीष को बहुत बहुत बधाई इसको कॉन्सेप्चुअलाइज करने के लिए, इतना खूबसूरत कवर बनाने के लिए, और इतनी जल्दी, क्योंकि मैं इस किताब का साझेदार रहा हूँ बहुत शुरू से, इतनी जितनी जल्दी इस किताब के प्रोडक्शन में इसमें तन्मयता के साथ लगा गया है, वो वाकई काबिले तारीफ़, और इसके लिए अनिंद को बधाई दी जानी चाहिए। तो पूरी टीम को अनबाउंड की बधाई, और लक्ष्मण को खास तौर पर, सामूहिक तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि ये हम तमाम लोग जो सामाजिक न्याय के पक्षधर हैं, जो मनुष्यता के पक्षधर हैं, जो न्याय के पक्षधर हैं, जो संविधान के पक्षधर हैं, उन सब के लिए ये किताब उत्सव का एक बहाना है, सेलिब्रेशन का एक बहाना है। तो इस किताब को खरीदिए, पढ़िए, लोगों को गिफ्ट करिए, और इन सब से ज़्यादा इस पर चर्चा करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।